fine and happy. Today we will read this chapter second from trade to territory. Okay, let us start now this chapter. Bharat had achieved considerable success in building a thriving economy with the flourishing trade and commerce before the British arrived. जैसे जैसे अंग्रेजों का आगमन हुआ वैसे वैसे हमारे भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा फेवरेबल थी, अर्थात बहुत ज्यादा वेल्दी थी. ओके, भारत वाज रिच इकोनॉमिकली एंड कल्चरली. वास्तविक रूप से भारत हमारा आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा धनवान था. भारत प्रोडक्ट सच एज द स्पाइसेस, सिल्क, cotton, indigo, dye, tea and the opium were in the high demand in Europe. यहाँ तक कि भारत के मुख्य रूप से जो भी प्रोडक्ट हैं जैसे मसाले, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, डाई, टी एंड ओपियम, वो यूरोप में ओपियम जो कि यूरोप में सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी के यूरोप में सबसे ज्यादा मांग की जाती थी. इट attracted many European countries towards भारत including the British. और जब यूरोप वासियों ने देखा कि भारत में इतनी सारी चीजों का एक साथ उत्पादन किया जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो वे इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और यूरोपियन भारत में प्रवेश करने लगे. अराइवल ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज. भारत में ट्रेडिंग कंपनीज का अराइवल कैसे हुआ? फ्रॉम 17th century onwards, ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम पुर्तगाल, जो ट्रेडिंग कंपनियां थी वो पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड द डेनमार्क से शुरू हुई थी, जो भारत का सबसे ज्यादा आधार बने थे. They established their trading centers in the different part of the country. भारत के भिन्न क्षेत्रों में जब इन ट्रेडिंग सेंटर्स को खोला गया, स्पेशली इन कोस्टल एरिया, मुख्य रूप से यह भारत के तटीय क्षेत्रों में पाए गए. These centers were called factories not because anything was manufactured there, but because the officials of the companies were called factories. यहाँ तक कि वास्तविक रूप से उन्हें फैक्ट्री न कहकर मैन्युफैक्चरिंग का नाम दिया गया, क्योंकि इसी में भारत से संबंधित रे मटेरियल को लिया जाता था, उसमें मैन्युफैक्चर किया जाता था और लोगों को हाई क्वालिटी पर दिया जाता था. These factories were considered as offices and the godowns. यहाँ तक इन कंपनियों को मुख्य रूप से ऑफिस या फिर गोडाउन की संज्ञा दी जाती थी. Over time, some factories were fortified. Okay. फर्स्ट नंबर पर है ट्रेड रिवाइवल. The presence of the numerous trading companies buying for goods such as spice, cotton, silk, indigo and so on. जिस तरह भारत में इन सभी चीजों का प्रोडक्ट एक लार्ज स्केल पर किया जा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट था वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का था, उसी आधार पर लीड टू द इंटेंस रिवलरी अमंग देम. तो भारत में एक ऐसी क्रांति की लहर हो गई थी. ऑल ऑफ देम वांटेड टू बाय दिस गुड्स. प्रत्येक आदमी यह चाहता था वो कैसे ना कैसे करके व्यापार करे, चाहे एट लो प्राइस, चाहे वो कम दामों में करे. इन भारत सेल देम एट वेरी हाई प्राइसेस एज वेयर. तो जो अंग्रेज लोग आए थे, जो यूरोपियन, पुर्तगाली, हॉलैंड, फ्रेंच आदि लोग जो आए थे, वो क्या करते थे, बहुत कम दाम में भारत के सामान को लोगों से खरीद लेते थे और एक हाई क्वालिटी पर हाई प्राइस रखकर उसी सामान को मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों में कंजप्शन के लिए बेचते थे. ओके, पर्टिकुलरली इन यूरोप. वास्तविक रूप से यूरोपियन ने ऐसा किया था. इन कोर्स ऑफ टाइम द पुर्तगाली, द डच एंड द डेन्स वर द आउटस्टेट ऑफ द भारतीय. उन्होंने पुर्तगालियों ने, डचों ने धीरे धीरे भारतीय व्यापार को नोचना शुरू कर दिया था. एंड द इंग्लिश एंड द फ्रेंच बिकेम द की प्लेयर्स डोमिनेट ट्रेड बिटवीन भारत एंड यूरोप. क्योंकि भारत और यूरोप के मध्य में इंग्लिश और फ्रेंची जो लोग थे वो क्या करते थे, व्यापार किया तो करते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनबिहेव्ड मैनर से करते थे, क्योंकि वो भारत के लोगों में जितना भी सामान था वो सोचते थे इतने धनवान है तो इनसे कम प्राइस में
उनसे ले लेते थे, उससे मैन्युफैक्चर करके उन्हें हाई क्वालिटी में ही उन भारतवासियों को बेच दिया करते थे। ओके, नेक्स्ट है एंग्लो फ्रेंच रिवैल्री। द प्रेजेंस ऑफ द टू ट्रेडिशंस रिवाज एंड अ क्लास ऑफ द ट्रेड इंटरेस्ट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड लीड टू द सीरीज ऑफ वॉर। जिस तरह भारत में भारत में एंग्लो फ्रेंच रिवैल्री शुरू हुई, उसके दौरान भारत में जब एक युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया था, तो दीज वॉर्स आर द कॉमनली नोन एज द कैनेटिक वॉर। तो इसी प्रकार के युद्ध को कैनेटिक वॉर का नाम दिया गया। बोथ फ्रेंच एंड इंग्लैंड वर ईगर टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन भारत, क्योंकि भारत में ये जो फ्रेंच थे और इंग्लैंड वासी थे, वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। ओके, मोस्ट बैटल्स वर फॉट इन द रीजन विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द तमिलनाडु। उन्होंने वर्तमान की में तमिलनाडु क्षेत्र से बहुत सारे युद्ध भी किए और अपने शासन को जमाने के लिए उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए वो नई नई नीतियां अपनाते चले गए। The English and the French clashed thrice in the Carnatic. इंग्लैंड और फ्रेंच के मध्य जब भारत से युद्ध हुआ, जिसे कैनेटिक का वॉर नाम दिया गया। The wars lasted for nearly 20 years from 1740 to 1763. यह लगभग 20 सालों तक युद्ध चला, जो लगभग 1744 से लेकर 1763 के मध्य हुआ। After this, the French failed to be a strong political force in भारत। जल्दी ही फ्रेंच ने भारत की कमजोर राजनीति को हिला दिया था। They was clear for the establishment of the British power in भारत, और जल्दी ही भारत में अंग्रेजों का स्थापत्य जमा हो गया था। ओके, द कैनेटिक वॉर्स। द फर्स्ट कैनेटिक वॉर हुआ था 1746 to 48 के मिड। द फर्स्ट कैनेटिक वॉर 1746 to 1748 के मिड हुआ, was largely in the extension of the Anglo-French rivalry in Europe and America. In Europe, the Australian Wars of the Secession broke out in the 1740. French and the British wanted to place their candidate on the Australian throne. जल्दी ही 1740 के बाद फ्रेंच और ब्रिटेन ने ऐसा युद्ध किया और आकर भारत में अपना साम्राज्य जमाना शुरू कर दिया। Moreover, in the wake of the declining Mughal authority in the भारत, धीरे धीरे भारत से मुगलों का साम्राज्य खत्म करते होता चला गया। बहुत इंग्लिश, अब केवल इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट भारत कंपनीज का भारत के ट्रेड पर कंट्रोल होना शुरू हो गया था। This technically gave rise to the conflict. उनके पास ऐसी टेक्निकल्स थी जिनसे उन्होंने अपने आप को तो अपलिफ्टमेंट और भारत की ट्रेड को उन्होंने डिक्लाइनिंग में डालना शुरू कर दिया था। And was two companies in the state wars in Bharat. In the course of the first Carnatic wars, the French based मद्रास चेन्नई बहुत बाई सी। सबसे पहले उन्होंने जो ट्रेड पर कंट्रोल किया, कहाँ किया? समुद्र के रास्ते मद्रास पर। A large British army was sent from the England, जिसमें एक बहुत बड़ी अंग्रेजी सेना जब इंग्लैंड से आई थी अंडर रियर एडमिरल बॉस्टकॉवन इन जून, और उसमें जो एडमिरल जनरल थे कौन थे? रियर एडमिरल थे बॉस्टकॉवन, जो जून में 1748 से आए थे और उन्होंने जल्दी ही भारत के मद्रास अर्थात चेन्नई शहर पर अपना शासन जमा लिया था। Okay, but by October, the War of the Australian Sessions had been concluded, and under the Treaty of the Aix-la-Chapelle and the termination of the hostilities in Europe, और उसके बाद उन्होंने यूरोप में एलेक्स-ला-चैपले ने भी भारत में आकर अपने दूसरे क्षेत्र पर, भारत के दूसरे क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। The war in the Bharat came to the end. Madras was restored to British, and there was the exchange of each other prisoners and territories. Okay. Next is the second Carnatic War हुआ 1749 to 54 के मिड। The second Carnatic War broke out due to the conflicting ambitions between the two powers who supported rival
चाइमेंट्स टू द डिस्प्यूट थ्रोन ऑफ द हैदराबाद एंड द कर्नाटक। जिस तरह हैदराबाद और कर्नाटक में जो लगभग युद्ध चलने के दौरान जब अंग्रेजों ने उस पर पूरा अपना शासन करने के लिए उनकी भारत की मध्य युद्ध शुरू हो गया था, द फ्रेंच साइडेड विद द मुजफ्फर जंग एंड द चांदा साहिब व्हाइल द इंग्लिश सपोर्ट द क्लेम्स। तो भारत के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी सेना को सपोर्ट किया एंड द नासिर जंग एंड द अनवर उद्दीन। भारत के शासक होने के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी सेना का साथ दिया और भारत पर अंग्रेजों का शासन करा दिया। द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मुजफ्फर जंग। जिस तरह मुजफ्फर जंग की जो सेना थी जो चंदा साहिब की और फ्रेंच डिफीटेड, जल्दी ही फ्रेंच के लोगों को हरा दिया गया एंड द किल्ड अनवरुद्दीन एट द बैटल ऑफ द अंबर। और अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को मार दिया गया नियर वेलोरा इन 1749 में। ओके, द Carnatic came under the control of the Chanda Sahib, who rewarded the French with a great of 80 villages around the Pondicherry। और चांदा साहिब जब अंग्रेजों के साथ मिल गए तो अंग्रेजी सेना ने उन्हें लगभग 80 गांव उनको शासन करने के लिए दे दिए। कहाँ के? पौंडीचेरी के। ओके, फ्रेंच वर आल्सो सक्सेसफुल इन हैदराबाद। नासिर जंग was the killed and the Muzaffar jang became the victory of Nizam of the Deccan। Okay, when Muzaffar jang was exactly killed in 1751, the French placed Salamat Jung on the throne, who is the return gave the area known as the Northern Sarkar to the French। The French power in South Bharat was now its height। और अब भारत में फ्रेंचों का शासन हो गया था। ओके, to offset French influence, the British allied with Nasir Jang and the Muhammad Ali अनवरुद्दीन सन्स, जो अनवरुद्दीन का बेटा था, मोहम्मद अली और नासिर जंग भी दोनों ही अंग्रेजी सेनाओं से मिल गए और भारत पर शासन करने लगे। उसी तरह इन ऑर्डर टू हेल्प द मोहम्मद अली हु वाज बेस्ड बाय फ्रेंच फोर्स एट द तिरुचिन्नापल्ली। और उसी तरह तिरुचिन्नापल्ली में फ्रेंचों द्वारा जब मोहम्मद अली के शासन पर भी अपना अधिकार जमा लिया था तो रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड आर्कॉट। रॉबर्ट क्लाइव ने जल्दी ही आर्कॉट में आक्रमण किया और कर्नाटक को अपनी कैपिटल घोषित किया। दिस कंपेल्ड द फ्रेंच टू राइज द सीज ऑफ द तिरुचिन्नापल्ली एंड द लीड टू देयर डिफीट। और जल्दी ही तिरुचिरापल्ली में जल्दी जब अंग्रेजों द्वारा उनको हरा दिया गया तो चंदा साहिब was soon captured and killed। The French fortunes were at the lowest and French government entitled peace negotiations। यहाँ तक कि अंग्रेजी जो सेना थी वो ऐसी राजनीति अपनाती थी जिसमें भारतीय लोगों को उनको आपस में तोड़ देना और उन पर शासन करना सबसे अच्छा अंग्रेजों का कार्य था। By the Treaty of the Pondicherry, Puducherry, the hostiles ended for a while। The English and the French decided not to quarrel for the native princes। यहाँ तक कि जब उन्होंने जाना कि अंग्रेजों का शासन हमारे भारत में बढ़ता जा रहा है तब उन्होंने जो हमारे नेटिव प्रिंसेस थे उन्होंने आपस में मिलकर और आपस में न लड़ने की कसम ली एंड द टेक पोसेशन ऑफ द टेरिटरी। और उसके प्रति कुछ जुलूस भी निकाले which were actually occupied by them before the law। और लॉ से पहले अर्थात युद्ध से पहले उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिससे वो अगर साथ रहेंगे तो कभी भी उनके क्षेत्र पर अंग्रेजों का शासन नहीं हो सकता। कि द थर्ड कैनेटिक वॉर हुआ। The Third Carnatic War 1758 to 63 which broke out after the 7-year war started। यहाँ तक ये लगभग 7 साल चलने वाला युद्ध था 1756 इन यूरोप से। सबसे पहले 1756 में यूरोप में हुआ था। In the beginning of the war, the British acquired Bengal,
which turned the scale assembly in the favor of the British। सबसे पहले जब ये इस युद्ध की शुरुआत हुई तो वह अंग्रेजों के पक्ष में थी। The final blow was delayed in 1760 when the British General Sir Eyre Coote defeated the French army in the Battle of the Vendée Wash and took Buzzy as prisoner। यहाँ तक कि जो अंग्रेजों के जनरल थे सर आयरे कोटे, उन्होंने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशनर को अर्थात फ्रेंच क्रांतिकारियों को हरा दिया था और उन्हें बॉन्डिवॉश के युद्ध में हरा दिया था और उन्हें बिजी और उन्हें अपने शहर ले गए बजी में और उन्हें कैदी के रूप में रखा। By 1763 Treaty of the Parsi through the French factories were restored और फ्रेंच की जितनी भी फैक्ट्रियां थी उन पर क्या कर लिया, उन पर अपना शासन स्थापित कर लिया। They could not be fortified or even garrison with troops। यहाँ तक कि एक टुकड़ी पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था और धीरे धीरे अपना शासन जमाते जा रहे थे। They could only serve as centers of trade। यहाँ तक कि अब वह ट्रेड के सेंटर्स पर अपना कब्जा करना चाहते थे। The Battle of the Vendée Wash ended almost a century-old conflict between the British and the French। जल्दी वेंडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रेंचों के बीच में युद्ध हुआ। फाइनल एस्टेब्लिश और जल्दी ही अंग्रेजों की सुप्रीम पावर के कारण वेंडी वॉश का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। ओके, कॉजेस फॉर द फेलियर ऑफ द फ्रेंच का फेल होने के क्या कारण रहे। द फ्रेंच हैड नो सुटेबल मिलिट्री बेस्ड इन भारत में मुख्य रूप से जो फ्रेंचों को जो मिलिट्री सेना शक्ति भरपूर मात्रा में नहीं मिली। Whereas the possession of the बंगाल, यहाँ तक कि कुछ लोग बंगाल में possession मतलब जुलूस निकालने में besides being a source of wealthy of the English और कुछ अंग्रेजों के धन के पीछे लगी हुई थी। Gave them a firm based of the operations on the mainland। यहाँ तक कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध में ऐसे कायदे कानून में फंसी रहे जिससे उन्हें फ्रेंच को प्रॉपर वे में सेना नहीं मिली और वो युद्ध हार गए। ओके, नेक्स्ट इज द इंग्लिश वर फाइनेंशियली बेटर ऑफ। यहाँ तक कि जो अंग्रेज थे वास्तविक रूप से इतने सक्षम तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने भारत को लूट कर भारत पर शासन करके वो काफी समृद्ध और शक्तिशाली बन गए थे। They never forget that were the primarily a trading body and all through the wars they did not neglect their trade। यहाँ तक कि वह ऐसा मानते थे यदि वो जहां चाहे युद्ध कर सकते हैं और जिसे चाहे उसे हरा सकते हैं। Whereas the French company suffered enormous losses in the trade। उस समय फ्रेंच के कंपनियों को बहुत गहरा नुकसान हुआ था। ओके, The naval superiority of the English was the important factor in the contest for supremacy। क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित होता चला था, क्योंकि अंग्रेज ही भारत के क्या थे, भारत के ऊपर अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। द इंग्लिश कंपनी गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ तक कि अंग्रेजी सरकार को भी, अंग्रेजी लोगों को भी सरकार की पूरी सपोर्ट थी। While the French company did not get support, लेकिन फ्रेंच कंपनी को भारत की अर्थात गवर्नमेंट, फ्रेंच कंपनी को गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं थी, इसलिए फ्रेंच फैक्ट्रीज जो थी वो डिक्लाइन होती चली गई और इंग्लिश फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन मिलता चला गया। नेक्स्ट है द ब्रिटिश इन बंगाल। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द औरंगजेब, जब औरंगजेब का शासन काल के दौरान The East Bharat Company had sent requests to the Mughal Emperor for trade concession and started functions as the trading company। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो वह उस समय अंग्रेजों का शासन, उस समय औरंगजेब का शासन काल था, तो उसने भारत में आकर भारत पर व्यापार करना और भारत से संबंधित सभी चीजों को खरीदना शुरू कर दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब और औरंगजेब की मृत्यु के बाद द मुगल एम्पायर बिकेम वीक। मुगल साम्राज्य जो था अब कमजोर पड़ गया था। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ दिस, इसी चीज का लाभ उठाकर द अंग्रेजी सेना ने अपने उस ईस्ट इंडिया कंपनी को और भी ज्यादा डेवलप्ड किया और
देयर ऑपरेशंस इन द बंगाल, और बंगाल के मुख्य सभी ट्रेडिंग एरियाज पर अपना शासन कर लिया था। द रिचेस्ट ऑफ द भारतीय प्रोविंस, उन्होंने देखा तो जो भारतीय संघ है वो बहुत ज्यादा अमीर है, उनसे भारतीयों का उन्होंने धन लूटना भी शुरू कर दिया था। इन 77 दे सक्सीड इन द ऑब्टेनिंग द राइट टू द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट गुड्स, और उन्होंने अपने सामान को अधिक से अधिक मात्रा में आयात और निर्यात करना शुरू किया विदाउट पेइंग कस्टम्स ड्यूटी, बिना कर के, बिना किसी सीमा के कर के उन्होंने अधिक से अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। However, some officials of the company were also engaged in the private trade, और उसी तरह अंग्रेजों की जो कंपनियां थी वो धीरे धीरे उच्च लेवल को पकड़ने लगी। The consent granted was only for the company. These officials also stopped paying duty on their private trade. यहाँ तक कि उन पर जब कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई गई तो उसके कारण जो अंग्रेजों की जो कंपनियां थी वो बढ़ती चली गई, और जो भारतीय सेनाओं की जो फैक्ट्रियां थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई, रिजल्टिंग इन एनॉर्मस लॉस। उन्हें सबसे बड़ा घाटा हुआ टू रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बंगाल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और बंगाल के जितने भी इंडियन भारतीय फैक्ट्रीज थी उनको बंद करा दिया गया। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब ऑफ द बंगाल, मुख्य रूप से बंगाल की ऐसी धारणा थी कि बंगाल के देशवासियों को, बंगाल के लोगों को नवाब की संज्ञा दी जाती थी। एंड द कंपनी इंटेंसिफाइड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जिस तरह 18वीं शताब्दी में अंग्रेज लोग भारत में, बंगाल में अपना शासन जमाने के लिए फैक्ट्री स्थापित की थी। बंगाल एट दिस टाइम वाज रूल्ड बाय मुर्शिद कुली खान, उस समय बंगाल में मुर्शिद कुली खान का शासक था। Surjauddin and then the Aravadi Khan, they tried to keep the officials to the company in check, लेकिन उन लोगों ने बंगाल में अंग्रेजी फैक्ट्री खुलने से रोका। बट अरावदी खान लेड टू कंडीशन विच द कंपनी हैड टू द ओबे, तो उसने कंपनी अंग्रेजी सेना के सामने ऐसे 2 रूल रखे, ओबे और लॉस इट्स राइट टू ट्रेड इन बंगाल, तभी इन्हीं 2 ऑर्डर के आधार पर तुम बंगाल में व्यापार कर सकते हो। दिस कंडीशन वर एज द फॉलो, ये कंडीशन थी, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी एंगेज इन द प्राइवेट ट्रेड, यदि तुम व्यापार करना चाहते हो तो एक प्राइवेट तरीके से यहाँ पर व्यापार करोगे। कस्टम ड्यूटी और द प्राइवेट और नॉट पेइंग द ड्यूटी विल बी विड्रॉल ऑल टुगेदर, यहाँ तक कि बिना कस्टम ड्यूटी के तुम यहाँ पर कार्य नहीं कर सकते। सेकेंड, कंपनी शैल नॉट एक्सपेंड इट्स फोर्टिफिकेशंस, कंपनी, अंग्रेजों को अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए उन्होंने सारी चीजों को ओबे मतलब एक्सेप्ट कर लिया था। द कंपनी हाउएवर हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे अंग्रेजों की जो कंपनियां थी वो और भी मजबूत होती जा रही थी आफ्टर द मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द फ्रेंच, क्योंकि उनकी जो सैन्य शक्ति थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी अपेक्षा फ्रेंच के। बहुत ही एम्पायर यूरोप एंड भारत, जल्दी यूरोप और भारत के प्रति उन्होंने युद्ध करने शुरू किए। इट वॉज फीलिंग इवन मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनके पास इतना अधिक कॉन्फिडेंस था टू एक्सपेंड ट्रेड एंड द सिक्योर मार्केट, उन्होंने जल्दी ही सारे व्यापार पर अपना कब्जा जमा लिया था। एंड नाउ डिसाइड टू द एनेक्स टेरिटरी इन भारत, और भारत को भारत के लोगों से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया था। ओके, मैटर केम टू द बॉयल इन द 1756 when साजुतोला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। उस समय 1756 ईस्वी में जब अंग्रेजों का शासन होने वाला था तो बंगाल का जो नवाब था वो था साजुतोला। ही आस्क्ड द कंपनी टू रिमूव ऑल इट्स द फोर्टिफिकेशंस इन कलकत्ता, उसने जल्दी ही सारी कंपनियों को फोर्टिफाइड मतलब स्थापित करने से मना कर दिया था इन कलकत्ता में, अर्थात कोलकाता में। द कंपनी रिफ्यूज टू डू सो, कि कंपनी उसकी बिना इजाजत के खुल नहीं सकती। सो द नवाब सेंट हिज ट्रूप, तो नवाब ने अपनी सेना की टुकड़ी भेजी एंड ऑक्यूपाइड द कंपनीज फैक्ट्रीज इन कलकत्ता, और कलकत्ता में खुलने वाली कंपनियों को बंद करा दिया। द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर अलार्म्ड एट दिस डेवलपमेंट, तभी ब्रिटिश ऑफिसर के सामने एक अलार्म बजा कि जो कलकत्ता जो एरिया है, कलकत्ता जो एरिया है वो तो ट्रेड की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण
क्षेत्र है उसके लिए दे डिसाइड टू द डिपोज सिराजुद्दौला, उन्होंने जल्दी ही सिराजुद्दौला के प्रति योजना बनानी शुरू कर दी एंड इंस्टॉल ए पपेट नवाब इन हिज प्लेस, दिस लीड टू अ वॉर। ओके, नेक्स्ट अ बैटल ऑफ प्लासी 1757। The armies of the Sirajuddaulah and the English East Bharat Company meet at Plassey on the June 23, 57। सिराजुद्दौला की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जब सबसे पहले 1757 ईस्वी में 23 जून को प्लासी के युद्ध में मिली, द ब्रिटिश फोर्स वर लीड बाय द रॉबर्ट क्लाइव। तो जो अंग्रेजी सेना को जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। मीर जाफर द कमांडर इन द चीफ ऑफ द नवाब, यहाँ तक कि नवाब की सेना को मीर जाफर हैंडल कर रहे थे। द लार्ज सेक्शंस ऑफ द नवाब आर्मी लॉयल टू मीर जाफर डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल। उन्होंने देखा नवाब की सेना बहुत बड़ी है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मीर जाफर ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। जगत से द रिचेस्ट बैंकर ऑफ द बंगाल, रिचेस्ट सेड, जो बंगाल के सबसे अमीर बैंकर थे, ऑल्सो रिफ्यूज टू हेल्प द नवाब, वो भी नवाब को की सहायता के लिए हिचकिचा रहे थे कि अंग्रेजी सेना तो बहुत बड़ी है और नवाब की सेना क्या कर लेगी। सिराजुद्दौला was defeated, imprisoned and later killed। जल्दी सिराजुद्दौला युद्ध में हार गया और मारा गया। The British made मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। तभी अंग्रेजों ने मीर जाफर को, जो नवाब की सेना को लीड कर रहा था, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। द बैटल ऑफ द प्लासी इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ भारत। यहाँ तक कि भारत के इतिहास में जो बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मार्क शो करता है। इट मार्क द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, जो सबसे छोटी छोटी कंपनियों को, छोटी छोटी व्यापारिक कंपनियों को सेटअप करने के लिए इनटू द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर, और जब उनको सुप्रीम पॉलिटिकल पावर मिलती है तो वो एक बड़ी कंपनी में डाइवर्ट हो जाती है। द ब्रिटिश गॉट अ फुटहोल्ड फ्रॉम वेयर दे वेंट टू इवेंचुअली कंक्यूर द होल ऑफ भारत। जिस तरह अंग्रेजी लोग नंगे पैर अर्थात बिना कुछ लिए भारत में आए थे और अब वो भारत के जिस तरह राजा बन गए, उसी तरह जिस तरह वो नंगे पैर भारत में आए थे और अब वो भारत के राजा बन गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट है बंगाल आफ्टर प्लासी। आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की युद्ध से पहले ईस्ट भारत कंपनी प्लेस्ड मीर जाफर ए पपेट रोल। दे कॉन्स्टेंटली डिमांडेड मनी फ्रॉम हिम। उन्होंने मीर जाफर से कुछ धन की रिक्वेस्ट की। द कंपनी ऑफिसर्स यूज्ड हिम एज अ गोल्डन सैक इनटू व्हिच दे कुड डिप देयर हैंड्स एट द प्लेजर। उन्होंने खजाने से एक सोने से भरा हुआ बोरा भेज दिया। व्हेन ही कुड पे नो मोर, अब वे से ज्यादा नहीं चुका सकते थे, ही वाज रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम। उसके बदले उन्होंने मीर कासिम को नवाब की सेना हैंडल करने के लिए भेज दिया। द न्यू नवाब रिवॉर्डेड द कंपनी बाय ग्रेटिंग इट्स राइट टू द कलेक्ट रेवेन्यू। और इस इकट्ठे धन से अंग्रेजों से संबंध संधि करके मीर जाफर ने मीर कासिम को जब नवाब की सेना के लिए लीड करने भेजा तो वह जो नवाब था वह हार गया और जल्दी ही उस क्षेत्र पर अंग्रेजों का शासन हो गया। After being in the shadow of the British for some years, Mir Qasim tried to free himself from their control. जल्दी ही मीर कासिम ने अपने आप को एक स्वतंत्र महसूस हुआ। He dismissed the court officials who favored the British. उसने अपने आप को अंग्रेजों के शासन करने से मना कर दिया। He hired European expert to train his army. He allowed abolished all duties on internal trade so that both भारत and the British merchant. उसने कहा इससे अच्छा मैं किसी दरबार में कार्य करके एक मजदूर का कार्य करूं। Could trade on the equal terms. This was unacceptable to the British merchant as it ended their trade monopoly and hence adversely affected their profit.
The British now decided to depose Mir Qasim. Okay. Next time, Battle of Buxar. After losing a series of the battles against the British, जिस तरह अंग्रेजों के से युद्ध होने के कारण भारत को एक बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा, उसी तरह मीर कासिम फ्लीड टू अवध। मीर कासिम जल्दी ही अवध के लिए गए। ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद सिराजुद्दौला, क्योंकि वो सिराजुद्दौला के अनुयायी थे। द नवाब ऑफ द अवध एंड द शाह आलम द्वितीय, द मुगल एम्परर, दे कंबाइंड आर्मीज मेड द ब्रिटिश फोर्सेस एट बक्सर। तो ये सब लोग कुछ लोग मिलकर, जैसे किसे अंग्रेजी सेना से मिल गए बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। द भारतीय आर्मी वॉज डिफीटेड, और भारतीय सेना को हरा दिया गया। अ ट्रीटी वॉज साइंड एंड द शाह आलम सेकंड ग्रांटेड द कंपनी, और जल्दी ही शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों की कंपनी को ज्वाइन किया, जिसे नाम रखा दीवानी, जो बंगाल में थी। बिहार एंड द उड़ीसा नाउ सिराजुद्दौला वाज मेड ऑफ पे 50 लाख रुपीस। सिराजुद्दौला को लगभग 50 लाख रुपए का युद्ध एज अ वॉर डैमेजेस जो प्रयोग किया गया, 50 लाख रुपए वो युद्ध में सब नष्ट हो गए। मीर कासिम वाज डिपोज्ड एंड मीर जफर वाज मेड द नवाब। मीर कासिम और मीर जफर को वहां का नवाब नियुक्त किया गया। द बैटल ऑफ द बक्सर वाज अ डिसाइसिव बैटल इन Bharatiya history. The weakness of the Bharatiya army is thoroughly exposed. भारतीय सेना की कमजोरी होने के कारण ही हमारा भारत अंग्रेजों के द्वारा छीन गया। द नवाब ऑफ द अवध एंड द बंगाल, जो नवाब अवध के और बंगाल के थे, द मुगल एम्परर नाउ बिकेम डिपेंडेंट ऑन द इंग्लिश ईस्ट भारत कंपनी, और जल्दी ही ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत उन्होंने मतलब उनसे संधि करके जल्दी उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिल गए। अंग्रेजों के साथ संधि करके वो भी बंगाल के और अवध के राजा बन गए थे। टोटल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द रेस, लेकिन पूरा पैसों पर, जो उनकी धन पर जो पूरा कंट्रोल था वो केवल अंग्रेजों का ही था। ब्रिटिश एनॉर्मस रिसोर्सेज फॉर द नेक्स्ट ऑन टू द एक्सपेंशन, और धीरे धीरे अंग्रेजी सेना मुख्य रूप से बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज लोग और भी ज्यादा धनवान होते जा रहे थे। ओके, नेक्स्ट है बंगाल आफ्टर बक्सर। बक्सर के युद्ध से बंगाल कैसा था? आफ्टर विक्ट्रीज एट प्लासी एंड द बक्सर, द बंगाल, द इंग्लिश ईस्ट भारत कंपनी बिकेम द रियल रूलर ऑफ बंगाल। वास्तविक रूप से जो अंग्रेजी भारतीय सेना थी वो बंगाल की क्या थी? एक रियल रूलर थी। ठीक है, द मिलिट्री केम अंडर इट्स कंट्रोल। उसकी भारत पर जो सेना को कंट्रोल करता था वो कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। रेवेन्यू बिगेन टू बी द कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ऑफिसर्स द कंपनी में जो ऑफिसर होते थे वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। A small amount of the revenue was given to the नवाब, और वही छोटी सी अमाउंट इकट्ठा करके जब नवाब को दी जाती थी टू द रन द एडमिनिस्ट्रेशन, वही प्रशासन को चलाने के लिए काफी था। सो द ब्रिटिश हैड ऑल द पावर्स इन द इनकम बट नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जैसे अंग्रेजी सेना नवाबों से जाकर मिली तो उनका इतना कर्तव्य, इनका ऐसा महत्वपूर्ण कोई रोल नहीं था कि वो पैसा इकट्ठा करे या फिर बंगाल को दे, बल्कि वो अपने आप को बढ़ाने में लगे रहे। On the other hand, the Nawab had all responsibility but no power, no stable source of income. अब धीरे धीरे उन्होंने, अंग्रेजों ने जब अवध पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया तो अवध के जो भी सोर्स के इनकम के जो सोर्स थे उन पर अपना कंट्रोल किया, और अवध के नवाब को कुछ भी नहीं देते थे। धीरे धीरे अपने आप को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। द यूनिक अरेंजमेंट इज द जनरली नोन एज द डोल और द डबल गवर्नमेंट। उन्होंने ड्यूल और डबल सरकार का प्रचलन किया। द पीपल ऑफ द बंगाल सफर्ड इन दिस सेंस रूलर दिस सिस्टम इवन ड्यूरिंग फेमाइन व्हिच struck begun in 1770. Neither the company nor the Nawab provided any relief to the people. ना तो बंगाल के नवाब को और ना वहां के लोगों को
आराम महसूस ही, बल्कि उन्होंने डबल गवर्नमेंट के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए ऐसे ऐसे कायदे कानून बनाने शुरू करे जिससे बंगाल का जो नवाब है उसको धीरे धीरे वहां से गद्दी से हटा दिया जाए। ओके, द ड्यूल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन द बंगाल एंडेड। जल्दी ही दोहरी सरकार का अंत 1772 ईस्वी में हो गया। बंगाल वॉज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और बंगाल पे सीधा जो कब्जा होता था वो केवल वो कंपनियों द्वारा होने लगा। द न्यू गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और उनका नया गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग, embarked on the future expansion of the British influence in भारत। और 1772 से लेकर 1785 तक बंगाल में अंग्रेजों का शासन हो गया। ओके, नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पावर इन भारत। The period between 1756 to 1761 saw the transformation of the East Bharat Company into a territorial power in Bharat. Bharat was then a mass of the confliction state without any central power. यहाँ तक कि धीरे धीरे जब भारत पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था, धीरे धीरे जब भारत पर अंग्रेजों का शासन होना शुरू हो गया था तो उसी के दौरान जो सेंटर में पावर थी वो भी अंग्रेजों की आने लगी थी। द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत, उसी दौरान पानीपत की तीसरी लड़ाई में हैज शैटर्ड ऑफ द मराठा माइट, जिन्होंने मराठाओं ने अंग्रेजों से युद्ध किया था और वो भी पानीपत की इस लड़ाई में हार गए थे। And thus paved the way of the rise of the English, और जल्दी ही अंग्रेजों का उदय शुरू हो गया। The English then waged war against independent भारतीय state and established the British Empire in भारत, और जल्दी ही स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो गई। ओके, नेक्स्ट है वॉर्स विद मैसूर। हैदर अली 1767 to 1782 and the Tipu Sultan 1780-1799 were powerful ruler of Mysore। मैसूर की सबसे ज्यादा शक्तिशाली दो शासक थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। They opposed the British, वो अंग्रेजों के विरोधी थे। मैसूर controlled a large part of the spice trade। मैसूर को जो व्यापार के संबंधित से मसालों के संबंध में बहुत अच्छा व्यापारिक क्षेत्र माना जाता था। टीपू इन अ पर्टिकुलर डिड नॉट वांट टू द ब्रिटिश, बात से टीपू अंग्रेजों के साथ ऐसा कोई व्यापार करना नहीं चाहता था। ही वाज आल्सो क्लोज टू द फ्रेंच, वह जैसे फ्रेंच क्रांतिकारियों के अनुसार समथिंग विच द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक, वह भी अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था। उसी दौरान बिटवीन 76 to 1799 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ, किसके बीच? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच। टीपू सुल्तान प्राउडली डिक्लेयर्ड दैट, टीपू सुल्तान ने निर्धारित कर दिया था कि बैटल टू डाई लाइक अ सोल्जर, कि मैं युद्ध में एक अच्छे जवान सच्चे सैनिक की तरह मारा जाऊं, कोई फिक्र नहीं, एंड टू लिव ए मिजरेबल डिपेंडेंट ऑन द इन्फ्लुएंस, यहाँ तक कि तुम्हारा गुलाम होने से अच्छा है कि मैं युद्ध में एक सच्चे वीर की तरह मारा जाऊं। द लिस्ट ऑफ देयर पेंजाइन राजाज एंड द नवाब, उसने बहुत सारे राजा और नवाब को लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। टीपू डाइड ऑन द वॉर फ्रंट ऑफ 4 मई 1799 while the defending his capital श्रीरंगापट्टनम, और उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगनापट्टनम को हरा दिया। ओके, और श्रीरंगापट्टनम किसका साम्राज्य हो गया? फिर अंग्रेजों का। ओके, नेक्स्ट है वॉर्स विद द मराठास, मराठाओं के साथ युद्ध। द मराठा हैड बिकेम वीक, मराठा भी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। और तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 ईस्वी में, जब पेशवा कौन थे? मराठाओं के हेड थे, है ना। द ब्रिटिश एंड द मराठा, अंग्रेजों और मराठों के बीच में जब तीसरा युद्ध हुआ, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1870 to 1890
destroyed the मराठा पावर, तो जल्दी अंग्रेजों ने मराठा पावर को भी खत्म कर दिया। द पेशवा वॉज एक्साइल्ड इन नॉर्थ भारत, और पेशवा को पश्चिमी भारत से बाहर कर दिया। एंड इज द टेरिटरी वॉज टेकन ओवर द ब्रिटिश, और पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजी शासन हो गया। अदर मराठा चीफ्स वर आल्सो फोर्स्ड टू गिव देयर टेरिटरीज एंड were no longer allowed to keep an army, और अब पूरे क्षेत्र पर मराठा की सेना को, मराठा के लोगों को उस क्षेत्र में आने की कोई अनुमति नहीं थी, अर्थात उन्हें पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया था और उस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना शासन जमा लिया था। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेलेस्ली 1798 to 1805। 1798 Lord Wellesley became the Governor General. He acquired territories through the system of सूबेदारी alliance and the outright wars। जो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली थे वो एक वहां के गवर्नर जनरल बने और उनके पास इतना नॉलेज थी कि वो किसी भी युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सूबेदारी अलियंस। द सूबेदारी अलियंस इज द बेसिकली treaty between the English British East भारत कंपनी एंड द भारतीय पेंसिल स्टेट। यहाँ तक कि जो सूबेदारी प्रथम थी वो लगभग अंग्रेजों और भारतीय लोगों के बीच में थी। इट वॉज वेरी क्लेवर, वह बहुत ज्यादा चतुर था और अंग्रेजों को एडवांटेजेस से अप्रोसिएट करता रहता था फॉर द रिवेलरी अमंग द भारतीय रूल। भारतीय रूल शासन के अनुसार जो भी क्रांतिकारी होते थे उन्हें वहीं पर शांत करना और अंग्रेजी शासन को बढ़ावा देना उसका मुख्य कार्य था। They asked the ruler to accept the supremacy of the English British। यहाँ तक कि वह अक्सर लोगों को अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में बताता रहता था। And China सूबेदारी treated with them, और यहाँ तक कि कहता था अंग्रेज लोग ही भारत के सूबेदार हैं। In return, the British promised to protect the rules फ्रॉम इंटरनल रिबैलेंस। यहाँ तक कि अंग्रेजी लोग वो हमेशा कहता था जो अंग्रेज हैं वो हमेशा भारत के पक्ष में ही कार्य करते हैं फ्रॉम अटैक्स बाय द रिबल्स, और जो क्रांतिकारी होते हैं उनके प्रति लड़ाई करते हैं। भारतीय रूलर्स हु साइंड द सूबेदारी ट्रीटी हैड टू एग्री टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ही वुड नॉट कीप एनी आर्मी ऑफ हिज ओन। भारतीय लोगों के पास अपनी कोई सेना नहीं बची थी। ही वुड कीप अ ब्रिटिश आर्मी। अब उनके पास रहने के लिए अंग्रेजी सेना ही बची थी, विच वॉज सपोजली फॉर द प्रोटेक्शन, जो केवल थोड़ी बहुत उनकी सुरक्षा में काम आ सकती थी। एंड पे फॉर हिज मेंटेनेंस, उनके पास इतनी धनराशि भी नहीं बची थी जिससे वो मेंटेनेंस व्यवस्था कर सके। इंस्टेड ऑफ द मेंटेनिंग द ब्रिटिश आर्मी, अंग्रेजों के पास लूट का इतना धन था कि वो किसी भी सेना को खड़ा कर सकते थे, उसे मेंटेनेंस कर सकते थे। He would to take permissions from the British, यहाँ तक कि उन्हें भारत में एंट्री करने के लिए भी अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी। With another ruler or declaring wars against another kingdom, अन्य राज्यों में युद्ध लड़ाई संबंधित कार्यों के लिए भी अंग्रेजी सेना ही उनको क्या करती थी, परमिशन देती थी। ओके, a British officer called the resident would be the stationed at the ruler court, और अंग्रेजी सेना का जो ऑफिसर अधिकारी होता था वो भारतीयों को सजेस्ट अर्थात भारतीयों को बताता था, ऑर्डर देता था किसी भी कार्य को करने के लिए। ऑल्सो नो ऑफिशियल ऑफ एनी अदर यूरोपियन पावर्स वुड बी अलाउड इन द कोर्ट। अब दरबार में कोई शक्ति नहीं बची थी जिससे स्वतंत्र होकर कार्य किया जा सके। वुड बी अलाउड इन द कोर्ट, केवल अंग्रेजों का शासन काल दरबार में बचा था। Why did the British insist of the disbanding the army of the Subedari state? And the Subedari arrangement was very advantageous to the British। जो सूबेदारी व्यवस्था थी उससे अंग्रेजों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ। They could maintain a large army at the cost of the भारतीय रूलर, यहाँ तक कि भारतीय रूलर की अपेक्षा उन्हें बहुत अधिक मात्रा में सैन्य शक्ति मिली। They indirectly controlled the defense and the foreign affairs, यहाँ तक कि विदेशी रूप से पूरी सेना पर स्थापत्य जमाना, उसे मेंटेन करना और उसे युद्ध कला में निपुण करना उसका महत्वपूर्ण कार्य था।
and could overthrow the ruler and annex his territories whenever they wished to, और उनकी जैसी इच्छा होती थी उसके अनुसार ही वह उन लोगों से कार्य कराते थे. Also, the resident could interfere in the internal affairs of the kingdom to further the interest of the company. On the other hand, the Bharatiya ruler who accepted the Subedari alliance became totally dependent on the British. तब भारतीयों ने देखा कि हमारा पूरा साम्राज्य अंग्रेजों की ऊपर अंग्रेजों ने छीन लिया है, तो तब उन्होंने सूबेदारी प्रथा को स्वीकार किया जो अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा था. He could not longer take decision. इनमें वो लोग स्वतंत्र होकर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे. The high cost of the maintaining the British army and the constant demand of the resident also drained the treasury. यहाँ तक कि भारतीय खजानों से वो इतना सामान इकट्ठा कर रहे थे, इतना लूट रहे थे कि भारत के खजाने में अब कुछ भी नहीं बचा था. The company signed the first Subedari treaty and the Nizam of Hyderabad in 1798 to in 801 the Nawab of Awadh was also signed a Subedari treaty as the basin in 1802. Many chiefs of the Rajputana also accepted the supremacy of the British and the signed treaties. With this, the British became the supreme political power in Bharat. कुछ राजपुताना राजाओं ने भी अंग्रेजों को स्वीकार कर लिया था और अंग्रेज की सैन्य शक्ति से अपनी शक्ति को कमजोर पाकर उन्होंने मोस्टली सभी साम्राज्य अंग्रेजों को दे दिया था, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों का बोलबाला था और मोस्टली सभी क्षेत्र पर अंग्रेज लोग ही शासन कर रहे थे. ओके, फिर है ब्रिटिश एक्सपेंशन 805 टू 848. ब्रिटिश एक्सपेंशन जो शुरू हुआ था 1805 to 1848. The period from 1805 to 1848 saw a rapid expansion of the British power in भारत. जल्दी ही भारत में ऐसे अंग्रेजों का शासनकाल शुरू हुआ था जो लगभग साउथ ईस्ट एशिया में था. The British conquered Java and the Sumatra from the Dutch. अंग्रेजों का जावा और सुमात्रा में जो डचों का शासनकाल था, they also occupied Singapore and the Sarawak in the Malaya Peninsula. जल्दी ही भारत के आसपास के क्षेत्रों पर भी अंग्रेजी शासनकाल शुरू हो गया था. These conquests established their naval supremacy in the region and helped them control the Southeast Asian trade. जल्दी उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशियन ट्रेड पर भी अपना कब्जा कर लिया था. द किंगडम्स ऑफ द नेपाल जो नेपाल और बर्मा का राज्य था वर आल्सो डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू सीडी टेरिटरीज टू द ब्रिटिश. तो वह अंग्रेजों द्वारा हार गए थे और वहां पर भी अंग्रेजों ने अपना शासन किया. इन द नॉर्थ वेस्ट द ब्रिटिश एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस. धीरे धीरे उत्तर पश्चिम में अंग्रेजों का बोलबाला बढ़ता जा रहा था. अप टू द सतलज नदी के पास इन 1843 द ब्रिटिश एनेक्स सिंध. जल्दी ही उन्होंने सिंध तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था. ओके, नेक्स्ट है पंजाब. ऑलमोस्ट अमोंगेस्ट द फ्यू भारतीय किंगडम्स दैट रिमेन्ड इंडिपेंडेंट वाज पंजाब. इनमें सबसे ज्यादा जो इंडिपेंडेंट राज्य बचा था वो था पंजाब. इट वॉज रूल्ड बाई महाराजा रणजीत सिंह, क्योंकि वहां पर महाराजा रणजीत सिंह का आधिपत्य था. ही वॉज ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद द ब्रिटिश, क्योंकि उनके अंग्रेजों के साथ अच्छे मैत्री संबंध थे. ही हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. उनके पास एक मजबूत सेना थी. इक्विपाइड इन द ट्रेन लाइक द यूरोपियन फॉर्स. उनकी जो सेना थी वो इतनी ट्रेन थी जैसी अंग्रेजी सेना होती है. एज लॉन्ग एज ही वॉज अलाइव, जब तक वो जीवित थे, ब्रिटिश डिड नॉट इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द किंगडम. अंग्रेज उनके साम्राज्य को नहीं छेड़ सके.
आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ही सन 1839 में देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर पावर, तो उन्होंने उनकी सेना पर चढ़ाई कर दी। इन 1843 दलीप सिंह सन ऑफ द महाराजा रणजीत सिंह सक्सीड टू द थ्रोन और एक सफलतापूर्वक राज दरबार में बैठे। द ब्रिटिश डिफीटेड हिम एंड एनेक्स्ड पंजाब इन 1849। तो दिलीप सिंह ने अंग्रेजी सेना के साथ लड़ाई की और एक सफल योद्धा की तरह अपने पंजाब को बचाए रखा। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेडिशंस अंडर लॉर्ड डलहौजी 1848 to 1856। लॉर्ड डलहौजी took over the गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य गवर्नर जनरल में से एक थे, क्योंकि अंग्रेजी सेना में होने के कारण ही बिगेन द फाइनल स्टेज ऑफ द इलेक्शंस। उनके ऐसे सिद्धांतों, उनके ऐसे कार्यों के आधार पर जब धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी सेना का साम्राज्य था, तो ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उन्होंने जल्दी ही तानाशाह का अंत करना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू इट, when the ruler of the kingdom under British protection Subedar state died without a natural his territory। उन्होंने जल्दी ही लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी से प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने ऐसे बहुत सारे स्टेट में ऐसे रूल्स बनाए जिससे अंग्रेजों से उसे बचाया जा सके। would not automatically pass to and adopted here but would lapse, बल्कि उसे क्या करना, उसे अडॉप्ट करना और उस सिद्धांत को मानना जिससे कि हमारा भारत एक नई दिशा में बढ़ सके। दैट इज बिकम्स पार्ट ऑफ द ब्रिटिश डोमेन। वह भी अंग्रेजों का राज्य का शासन का एक मुख्य भाग था। अनलेस द अडॉप्शंस हैड बीन अर्लियर अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश। डलहौजी एनेक्स्ड सतारा, नागपुर, झांसी एंड द मेनी अदर किंगडम अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सिंग। ओके, फिर है अवध। अनदर प्रीटेक्सेस यूज्ड बाय डलहौजी, जैसे कि डलहौजी की योजनाओं के अनुसार टू एनेक्स ट्रीटीज इन द भारत वाज द मिसगवर्नमेंट। भारत में जल्दी ही कोई भी भारतीय सरकार न रहने के कारण नवाब वाजिद अली शाह ऑफ द अवध वाज एज्योर्ड ऑफ मिसरूल एंड द रेलुटेंस टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म। तो वह भी अवध को बचाए रखने के लिए ऐसे कार्यों में जुटे रहे। अवध was annexed in 1856. This created a lot of unrest among the भारत सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी। और जो भारत की जो सेना थी वो ब्रिटिश सेना सिपाहियों से जब वो लड़ती थी, और मोस्ट ऑफ द दे केम फ्रॉम द अवध एंड द सराउंडिंग कंट्री साइड। तो भारत के जो देशवासी थे जब अंग्रेजी सेना से अवध को बचाने के लिए लड़े, दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो वह अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े रहे और उनसे लगातार लड़ते रहे। यू विल रीड अबाउट द स्ट्रिक अपराइजिंग इन लेसन 6। जैसे इसके आगे की बारे में आप पार्ट 6 में पढ़ोगे किस तरह उन्होंने अपने आप को बचाया और अंग्रेजी सेना के को धकेल दिया। ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने अवध से बाकी पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाना कैसे शुरू किया। ओके किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.